गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम आज पढ़ते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियाँ। इस क्रांति को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम भारत में कृषि की संस्थागत विकास देखते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। भारत में कृषिगत संस्था का विकास, आइए बात कर लेते हैं। तो फिर हम क्रांति पे आ जाते हैं। तो अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो साहब थे। लॉर्ड मेयो ने क्या कहा कि 27 अप्रैल 1871 को कृषि प्लस राजस्व और प्लस वाणिज्य, ये गांव के लिए तीनों मिला करके संयुक्त विभाग बनाया। तीनों के लिए पहली बार लॉर्ड मेयो ने 27 अप्रैल 1871 को कृषि राजस्व और वाणिज्य को मिलाकर के एक विभाग बनाया। लेकिन कुछ समय के बाद एक अकाल आयोग योजना बोल रहे हैं, देखिएगा, अकाल आयोग आया 1880 में। ये अकाल आयोग ने क्या कर दिया, कृषि विभाग का क्या किया, गठन किया। अकेले अलग से कृषि विभाग का क्या किया, गठन। तो पूछा जाएगा किस आयोग के तहत कृषि विभाग का गठन हुआ, अकाल आयोग के तहत। और सबसे पहले इसी आयोग के तहत IARI, फुल फॉर्म इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में क्या किया गया, गठन किया गया। कहाँ पर, बिहार के पूसा में इसका गठन किया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। लेकिन इसमें आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद जहाँ पे इंपीरियल है, आज़ादी के बाद क्या हुआ, जहाँ पे इंपीरियल है उसको क्या कर दिया गया, इंडियन। इंपीरियल को क्या बना दिया गया, इंडियन बना दिया गया। आप ये बातें आप याद रखिएगा। इसी के तहत सबसे बड़ी बात, इसी IARI को क्या हुआ, 1958 में UGC ने विश्वविद्यालय की मान्यता दी। पहला विश्वविद्यालय नहीं बना, ये पहला विश्वविद्यालय स्पेशली नहीं बना था, विश्वविद्यालय की मान्यता दी, केवल मान्यता दी। बात समझ में आया, विश्वविद्यालय की मान्यता दी। अगर आपसे पूछा जाए, अगला बात करें एक संस्था और जिसका नाम है ICAR, इसकी स्थापना कब हुई, 23 मई 1929 को। किसकी सलाह पर हुई थी, तो एक रॉयल कमीशन बना था, याद रखिएगा। रॉयल कमीशन की सलाह पर 1926 में रॉयल कमीशन बना था, उसकी सलाह पर 23 मई 1929 को इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म है था शुरू में इंपीरियल काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, बाद में इंपीरियल की जगह पे क्या कर दिया गया, इंडियन कर दिया गया 1946 में। बात समझ में आ गई। और एक पॉइंट और सुनिएगा, इन्हीं सभी के तहत भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्पेशल, भारत में प्रथम अगर पूछे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, बार पीसीएस में भी आया था। 2013 और 15 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय की भारत में क्या होती है, स्थापना। इन्हीं सब की देन है कि हम लोगों ने हरित क्रांति जैसी चीज़ें हम लेके आए। तो आइए हम अब पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति नॉर्मली ऐसी कुछ है नहीं, तो हरित क्रांति जो था ये उस USA की बात करते हैं। USA के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ये थे। भारत में 1960, 62, 63, 64 में अकाल की स्थिति थी, तो भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी समय USA के जो नॉर्मन बोरलॉग थे, ये क्या कर रहे थे, मैक्सिको में एक संस्थान है, अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, उसी केंद्र में ये वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे,
कौन थे? तो पूछ ले, नॉर्मन बोरलॉग वैज्ञानिक थे। बात समझ में आया। और ये क्या करते थे, ये इन्होंने क्या किया, 14 गुणसूत्र का एक जो लंबा पौधा था, 14 गुणसूत्र लंबा पौधा था, लंबा पौधा, इसको क्या किया, एक केमिकल के प्रयोग से, रसायन के प्रयोग से, उस रसायन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, रसायन का नाम है कल्चिसिन। कल्चिसिन रसायन का नाम है कल्चिसिन। इसके प्रयोग से क्या किया, छोटे प्रजाति बौना प्रजाति के क्या किया, बौना प्रजाति जिसे यच आपका क्या कहेंगे, अभी उसकी फुल फॉर्म बता देते हैं। एक बौना प्रजाति के क्या किया, विकास किया। बहुत ही छोटा पौधा, आप लोग देखे होंगे पहले हमारे यहाँ क्या होता था, पहले पहले जब वो लोग बोते थे तो धान सॉरी गेहूं के लंबे लंबे पौधे होते थे, बाली छोटी होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, गेहूं की जो बाली हो लंबी होने लगी, और क्या होने लगा, याद रखिएगा, और जो आपका बाली थी वो लंबी होने लगी और पौधा छोटे होने लगा, और इसे क्या कह जाते हैं, HYV कहा जाता है ऐसे पौधे को। बात समझ में आया। बौना पौधा की क्या किया, आविष्कार किया, किस रसायन का प्रयोग करके, कल्चिसिन। अब पहले भूसा ज़्यादा होते थे, अनाज कम होते थे, आज भूसा कम होते हैं और अनाज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारी हरित क्रांति की देन थी। आइए आगे बात करते हैं। तो इन्होंने HYV नामक एक बौना पौधे की खोज की, और जब मैक्सिको में जब इन्होंने इसको बोया तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पैदावार हुआ। तो जब इस बात का पता चला हमारे साइंटिस्ट आपके MS स्वामीनाथन को, जब MS स्वामीनाथन को पता चला तो वो कहाँ चले गए, मैक्सिको, और मैक्सिको से कुछ पौधे, कुछ बीज वहाँ से लेकर के आए, HYV के बीज लेकर के आए, और भारत में जब बोए, कब बोए भारत में, तो याद रखिएगा, जब भारत में इन्होंने 1966 में तो ये सब प्रयोग चल रहा था। 1968 में जब भारत में इन्होंने इसका प्रयोग किया तो 1968 में पहली बार क्या हुआ, 120, इसके पहले साल में 120 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, लेकिन 1968 में बढ़ करके 170 लाख टन हो गया। माने सीधे कितनी वृद्धि हो गई, 50 लाख टन की वृद्धि हो गई। इतनी तेजी वृद्धि हुई, बात समझ में आया। और इस वृद्धि को एक आदमी बगल में खड़े हुए देख रहे थे। इस वृद्धि को क्या नाम दे दिया, नाम दिया क्रांति, नाम दिया, क्या नाम दिया, क्रांति नाम दिया। याद रखिएगा, हरित क्रांति नाम दिया था। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई साहब, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक पूछ ले कौन है विश्व स्तर पर, तो आप वही नाम जो बताएंगे, नॉर्मन बोरलॉग ही, नॉर्मन बोरलॉग बताइएगा। अगर पूछे हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो याद रखिएगा भारत में MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के क्या हैं, जनक हैं। अगर पूछे हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने पहली बार दिया, तो अभी हमने बताया हरित क्रांति जो शब्द है ये USA के वैज्ञानिक थे, विलियम गार्ड ने ये हरित क्रांति शब्द दिए। तो ये तीन बातें आपको जुबान पे होनी चाहिए। बात समझ में आया। जब उन्होंने भारत में बोया, और एक पॉइंट और, जो 14 गुणसूत्र का जो ये किए थे, 14 गुणसूत्र में जो ये प्रयोग किए थे, वो जो कल्चिसिन जो था, कल्चिसिन, इसके प्रयोग की वजह से ये 42 गुणसूत्र में बदल गया। क्या, गेहूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 42 गुणसूत्र हो गए इस गेहूं में, जिसकी बाली बड़ी होती थी, पौधा छोटा होता था, इसलिए इसे बौनी प्रजाति कहा गया था। बात समझ में आया। तो भारत में हरित क्रांति तो 3 चरण में थे। भारत में हरित क्रांति के चरण, हरित क्रांति के चरण, कितने चरण में हरित क्रांति चलाई गई, तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति 3 चरण में चलाई गई, 3 चरण में चलाई गई। पहली चरण की बात कर लेते हैं, तो ये चलाई गई 1966-67 से। पहली बार हरित क्रांति यहीं से शुरुआत हुई थी। शुरू हरित क्रांति की पूछ ले तो यही बता दीजिएगा, 1966-67 में शुरू हुई थी और ये चली थी 1981 तक। इसमें क्या किया गया था, याद रखिएगा 7 राज्यों के 7 जिलों को टारगेट किया गया ये गेहूं बोने के लिए। बात समझ में आया। और एक पॉइंट बात करें आपसे, तो यहाँ पे कौन कौन राज्य शामिल थे इसमें, तो पूछा जाता है। तो मेनली आपका पंजाब शामिल था, मेनली पंजाब, और पंजाब के बाद आपका एक राज्य UP,
और एक राज्य पश्चिमी यूपी, पहले हरियाणा लिख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा और प्लस पश्चिमी यूपी, ये 3 राज्य स्पेशली यहाँ पे कहे गए। टारगेट तो 7 राज्यों का था, लेकिन मेनली 3 राज्य पे हमने फोकस किया, इन 3 राज्यों में थे। बात समझ में आया? अगर पूछे पहला स्थल पूछ ले कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, तो यही है पंजाब, बताइएगा। अगर पहला स्थल अगर आपसे पूछ ले, पहला स्थल अगर आपसे पूछ ले, तो अभी बोले ना 7 राज्यों 7 जिला, पहला स्थल अगर आपसे पूछे पहला स्थल कौन सा था, तो याद रखिएगा ये पहला स्थल था हरित क्रांति का। हरित क्रांति का पहला स्थल पूछा जाए तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, पंतनगर था। आपको बताना है कमेंट करके कि पंतनगर कहाँ पे है, किस जिले में है, कहाँ पे है, किस राज्य में है, एक कमेंट करके कमेंट में बताना है। तो ये रहा। आपसे आगे बात करते हैं। तो पहले चरण में इसमें किस पे फोकस किया गया, मेनली गेहूं पर फोकस किया गया, कुछ मात्रा में चावल पर, लेकिन मुख्यतः किस पे, गेहूं पे ज़्यादा फोकस था। ज़्यादा फोकस किस पे था, हमारा गेहूं पे था। और इसी समय हमने कहा ना कि 120 लाख टन गेहूं पहले होता था, 170 लाख टन अचानक से बढ़ गया, इसीलिए ये क्रांति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। और इसमें हमने नए नए किस्मों का प्रयोग किए, नए नए बीजों का प्रयोग किए, नए नए औजारों का प्रयोग किए, नए नए सिंचाई के साधन का प्रयोग किए। तो ये हमारी रही पहला चरण की। आइए हम इसके दूसरे चरण की बात करें। तो इसका जो दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण की शुरुआत 1981 से 1995 के दौरान हुई थी। पूछा जाए कहाँ कहाँ हुई, किस राज्य में, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये हुआ था बिहार राज्य में, प्लस आंध्र प्रदेश में, प्लस तमिलनाडु में, ये 3 राज्यों में हुई। और इसमें 1983 में क्या किया गया, चावल पे भी फोकस किया गया, चावल पर भी क्या किया गया, फोकस किया गया। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बात याद रखना है। तो ये दूसरा चरण हो गया। ऐसे हम तीसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें तो 1995 में इसे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई, पूरे भारत में फैलाने की क्या की गई, कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं पाया था। तो ये रहा हरित क्रांति के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें। आइए कुछ और बातें करते हैं हरित क्रांति के बारे में। अगर आपसे बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक भी आपको बता दिए कौन है, कहाँ से थे, सब कुछ आपके सामने है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब गेहूं तथा मक्का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, गेहूं तथा मक्का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मक्का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये आपके मैक्सिको में है, मैक्सिको में है। इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, बात समझ में आइएगा। अगर हम आपसे बात करें हरित क्रांति का नकारात्मक क्या रहा, हरित क्रांति के नकारात्मक पर आपने तो देख ही लिया कि नए नए बीजों का प्रयोग किए, ये सकारात्मक रहा, नए नए सिंचाई के साधन का प्रयोग किए, सकारात्मक रहा, नए नए औजारों का प्रयोग किए, सकारात्मक रहा, नए नए उर्वरक का प्रयोग किए, नए नए कीटनाशकों का प्रयोग किए, जिससे हमारा फसल अच्छा हुआ और हमें उपज अच्छा मिली, इसलिए हमने हरित क्रांति नाम दिया। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी तो देखिए, नकारात्मक प्रभाव आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो प्रयोग किया है, याद रखिएगा पूरे भारत में विस्तार नहीं, पूरे भारत में विस्तार नहीं, इसलिए जहाँ पे विस्तार हुआ पूरे भारत में विस्तार नहीं हुआ। जहाँ पे विस्तार हुआ वो लोग अमीर हो गए, जहाँ पे विस्तार नहीं हुआ वो क्या रहे, गरीब ही बने रहे। बात समझ में आया। पहला नकारात्मक प्रभाव था। दूसरा प्रभाव यह कि जो आपकी खेत थी उर्वरा शक्ति कम होने लगी, उर्वरा कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने नए नए बीजों का प्रयोग किया, उसके साथ नए नए उर्वरक, नए नए कीटनाशक, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होने लगी। और ये मेनली कुछ ही फसलों पे था, चावल पर ही लागू रहा, चावल पर ही लागू रहा। और बात कर लेते हैं, चावल के साथ साथ गेहूं पे लागू रहा। इसके अलावा बाकी फसलों पे हमने जोर नहीं दिया। जब बाकी फसलें हम उगाएंगे नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयात करेंगे, तो हम आयात पे ज़्यादातर निर्भर होने लगे। बात समझ में आया। और बात कर लेते हैं चौथी चीज़ों की। अगर हम इससे बेरोजगारी भी बढ़ी, क्यों? क्योंकि हमने नई नई तकनीक का प्रयोग किए, तो आदमी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। पहले जो लोग थे, जो आप लोग देखे होंगे, पहले के लोग जब जरई बोना होता, गेहूँ
की पेड़ी लगानी रहती थी, तो उस समय सब कुछ खेत की तैयारी 15-20 दिन पहले से होती थी। आज क्या है, आए ट्रैक्टर आया, एक आधे घंटे में जोत के अगले आधे घंटे में बीज खेत में आ जाता था। तो ये बेरोजगारी भी बढ़ी और श्रम शक्ति क्या हो गई, हमारा श्रम विस्थापन हो गया। श्रम विस्थापन और बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो ये सभी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। बात समझ में आ गया। आइए हम थोड़ा सा अगले क्रांति की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी क्रांति है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्रांति है, श्वेत क्रांति। ये भी हमारे एग्जाम का पार्ट है। आइए बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति की बात कर लेते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति की अगर हम आपसे बात करें तो जो श्वेत क्रांति है ये मेनली पहले हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो हमने शुरू में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया। सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया था। पूछ ले कब चलाए थे, तो 1964-65 के दौरान हमने ये योजना चलाई, सघन पशु विकास कार्यक्रम। किसके लिए, मेनली फोकस के लिए दुधारू जो पशु होते थे उनके लिए। बात समझ में आ गया। तो इसी योजना को हमें तेज करने के लिए हमने एक क्रांति चलाई जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इसी को तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया। कब, 1970 में। इसी योजना को तेज रूप से चलाने के लिए हमने ऑपरेशन फ्लड चालू किया। कब, 1970 में चालू किया था। किसने चालू किया था, इसके सूत्रधार कौन थे, इसके पिता कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके क्या थे, पिता थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। बात समझ में आया। इसके भी कितने चरण हैं, तो याद रखिएगा 3 चरण इसके चालू किए गए थे, जिससे दूध के ऑपरेशन फ्लड का ही आज देन है कि भारत विश्व में फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट पे है उत्पादन में, दूध के पहले नंबर पे उत्पादन है। इसी की वजह है 3 चरण चलाया गया था। पहले चरण में 1970 से 1978 की मध्य चलाया गया। दूसरा चरण 1978 से 1985 के मध्य चला गया। तीसरा 1985 से 1995 के मध्य चला गया था। ये 3 चरण आपको याद रखनी है। 3 चरण चला गए थे। कुछ राज्यों, पहले में क्या हुआ था, हमें सिर्फ दूध पे स्पेशल फोकस किया गया था। दूसरे राज्यों में हमने क्या किया था, इसमें आपको हमने पूरे भारत में विस्तार किया और इसमें नए किस्म के, नए नस्ल के हमने जानवरों का इसमें विकास किया। और तीसरे चरण में हमने इसमें महिलाओं को भी शामिल किया। बहुत छोटे छोटे डेयरी गांव उद्योग पे स्थापित किए, जिससे महिलाओं का भी इसमें क्या हो सके, भागीदारी हो सके। आइए और इसी के तहत अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एक राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी हमने क्या की, स्थापना की थी। इंस्टीट्यूट ये पूछे कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये हमारे करनाल, कहाँ है, करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। कब स्थापना किए थे, 1955 में स्थापित किए थे। बात समझ में आ गया। आइए कुछ और बातें हम कर लेते हैं, जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट क्रांतियों की चर्चा करें। तो आइए अगले पेज पे हम चर्चा कर ही लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियों की। तो जैसे बात करें, एक क्रांति आई थी जिसका नाम है पीली क्रांति। पूछ लेगा पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा खाद्य तेलों से। खाद्य तेलों मेनली हम बात करें सिंपल सा तिलहन फसल से। तिलहन फसल से अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा तेल किससे उत्पन्न होता है, तो सरसों से नहीं, सोयाबीन का तेल सबसे ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन बता दिए, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। 42% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। आइए बात करते हैं गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल जो क्रांति है इसका भी संबंध किससे है, आलू से। और आलू कहाँ से आया हमारे भारत में, पुर्तगाल से। कहाँ से, पुर्तगाल से। और आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय आलू संस्थान पूछ लेता है बार बार, तो याद रखिएगा ये शिमला में है। स्थापना पूछ ले तो ये भी बताना 1949 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी केंद्रीय आलू संस्थान की।
और बात करते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नीली क्रांति का संबंध मछली से है, मत्स्य से है। और बात करें गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का, तो याद रखिएगा जो झींगा मछली होते हैं उससे, और प्लस एक प्याज उनसे संबंधित है, ये याद रखिएगा गुलाबी क्रांति। और बात करें कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा खनिज तेल से, पेट्रोलियम और खनिज तेल का से संबंध है कृष्ण क्रांति का। आइए और बात करें धूसर, धूसर या इसी को हम ग्रे कहते हैं, ग्रे क्रांति, ये संबंध है किससे, उर्वरक से, उर्वरक खाद से, खाद से संबंधित है। आइए बात करें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है, चांदी रजत का। आइए बात करें सुनहरी, सोना का संबंध किससे है, गोल्डन का, तो याद रखिएगा बागवानी, बागवानी से संबंधित है। और मेलनी किससे, सेब से, सुनहरी। ठीक है, आइए और बात कर लेते हैं सुनहरी के बाद बात करें मूक क्रांति। हाँ जी, मूक क्रांति का संबंध किससे है, मोटे अनाज से, मोटे अनाज से मूक क्रांति का संबंध है। ठीक है, अमृत क्रांति का संबंध किससे, अमृत क्रांति पूछ ले तो नदी जोड़ों से, नदी जोड़ों से संबंधित है अमृत क्रांति। और बात कर लेते हैं कुछ, जैसे सेफ्रान क्रांति पूछा जाता है बार बार, तो सेफ्रान क्रांति किससे संबंधित है, केसर से। और रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है, रजत रेशा क्रांति तो याद रखिएगा कपास से, रजत हो गया। अगर बात करें स्वर्ण रेशा से, स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा जूट से। और एक पॉइंट और बात करें जैसे सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से, सब कुछ उत्पादन से सदाबहार क्रांति का संबंध है। ठीक है, और एक और होती है इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जितनी भी क्रांति हैं सभी क्रांति को साथ लेकर आगे बढ़ना, सभी क्रांति को साथ लेकर आगे बढ़ना, ये इस साथ लेकर आगे बढ़ना ये आपका किसका है, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांति को साथ लेकर आगे बढ़ना। ये कब आई थी, 2000 में चली थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमने आपको कुछ क्रांतियाँ बताई हैं, और कुछ क्रांति अगर छोटी होगी तो आपको हम उसे कमेंट में बता देंगे, लेकिन नहीं, आपके एग्जाम के लिए, पेट के लिए इतना परफेक्ट है, आप इतना पढ़ के जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।